प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे, देखिएगा, कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक का पेपर है, आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत। ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि इसका पेपर जल्दी सॉल्यूशन करवाइएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका पेपर जो है वो कल, यानी कि आज 26 से कल 27 को आपका पेपर होना है। तो इसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि ये आपका अर्धवार्षिक का पेपर है, इसको हम अच्छे से देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे 100% आपको कल पेपर में। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, RTE इसका पूरा नाम बताओ। तो RTE इसका पूर्ण नाम क्या है? शिक्षा का अधिकार होता है प्यारे विद्यार्थी। क्या होता है? शिक्षा का अधिकार। तो यहाँ पे आप कर सकते थे शिक्षा का अधिकार। इसका पूरा नाम अगर पूछे आपको तो आप शिक्षा का अधिकार करना। ठीक है। और ये RTE अधिनियम जो वो 2009 में जो है भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जो वो शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो शिक्षा का अधिकार हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो आगे देखो दूसरे। मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? तो मनरेगा की शुरुआत हुई थी प्रिय विद्यार्थियों 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 को जो है मनरेगा की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है। इसकी मनरेगा की अगर पूछ सके मनरेगा का पूरा नाम क्या है, तो मनरेगा का पूरा नाम क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, ये बता देना आप। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा सामने तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, GST से आप क्या समझते हैं? GST, GST एक प्रकार का टैक्स है प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि जी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। तो ये ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, यानी हिंदी में से हम कह सकते हैं वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, ये लिख सकते हो आप हिंदी में इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर। और GST जो है भारत में वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाए जाने वाले एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो वो 1974 में हुआ था, सभी को पता है। 18 मई 1974 को हुआ था, पोखरण जैसलमेर के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और इसका कोड का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है। चलो अगला प्रश्न है कि सिंधु जल संधि पर कब और किन देशों के मध्य? सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी, हमने देखा है। और ये भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच, याद रखना आप सभी। ठीक है। दो देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए, भारत और पाकिस्तान। 1960 में सिंधु जल संधि हुई, विश्व बैंक ने करवाई थी, ये याद रखना। नेक्स्ट अगला है, स्माइलिंग बुद्धा के बारे में आप क्या जानते हैं? अभी हमने देखा था स्माइलिंग बुद्धा, इंपॉर्टेंट प्रश्न। स्माइलिंग बुद्धा प्यारे विद्यार्थियों आप लिख सकते हैं कि भारत के पहले परमाणु परीक्षण का एक कोड नाम है। ठीक है। भारत के पहले परमाणु जो परीक्षण हुआ था 18 मई 1974 को, तो उसका जो कोड नाम है वो है स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, ऐसे लिख देना। भारत में हरित क्रांति का अगुवा किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन को जो है वो हरित क्रांति का क्या माना जाता है? अगुवा माना जाता है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत में सूचना क्रांति का अगुवा किसे माना जाता है? अब तो देखो सूचना क्रांति का पूछा है, तो सैम पित्रोदा, सैम पित्रोदा को जो है वो क्या कहा जाता है? सैम पित्रोदा को जो है वो सूचना क्रांति का अगुवा माना जाता है। ठीक है। BPL से आप क्या समझते हैं? BPL जो गरीबी रेखा से नीचे है उन्हें BPL कहा जाता है, गरीबी रेखा से नीचे। BPL से आप क्या समझते हैं? जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी BPL एक मानक है जिसका उपयोग सरकार द्वारा वंचित परिवारों तथा सहायता कार्यक्रमों की आवश्यकता वाले परिवारों को इंगित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए यहाँ पर BPL शब्द प्रयोग में लिया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपको भूगोल की और राजनीतिक विज्ञान की नोट्स बुक चाहिए तो आप ये नंबर दे रहा हूँ 8955661301, इन पर मैसेज कर देना प्यारे विद्यार्थियों। 3 दिन में बुक पहुंच जाएगी आपके घर पर, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आएगी। मेरे द्वारा तैयार हस्तलिखित नोट्स बुक है। अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। ठीक है। 8955661301 ये नंबर है। और चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपके खंड बे शुरू होता है और खंड बे में देखो गुजराल सिद्धांत क्या है। 10वां क्वेश्चन क्या है? गुजराल सिद्धांत क्या है समझाओ, इंपॉर्टेंट। तो गुजराल सिद्धांत विदेश नीति के 5 सिद्धांत, जिसमें देखो गुजराल सिद्धांत में भारत के अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ विदेशी संबंधों के लिए 5 सिद्धांत शामिल हैं जो गैर पारस्परिकता और एक तरफा रियासतों पर केंद्रित हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप सभी। ठीक है, गुजराल सिद्धांत यानी कि विदेश नीति के प्रमुख 5 सिद्धांत। ठीक है। 11वां देखो, DBT क्या है समझाओ। DBT देखो आप हिंदी में याद रखना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। ठीक है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ये हो जाएगा। DBT जो है सब्सिडी और लाभों को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित करने की एक सरकारी पहल है। ऐसे आप लिख सकते हो इसका आंसर। सूचना राजपथ क्या है? सूचना राजपथ, तो सूचना राजपथ प्रिय विद्यार्थियों राष्ट्रीय सूचना राजमार्ग है, राष्ट्रीय सूचना राजमार्ग।
ठीक है। सूचना राजपथ आप लिख सकते हैं, ये एक प्रकार की जो है वो अवधारणा है। क्या है? अवधारणा है जो देश भर में जो है निर्बाध डेटा प्रवाह के लिए मजबूत राष्ट्रीय सूचना बुनियादी ढांचे या राजमार्गों को संदर्भित करती है। ठीक है। अगला देखो आपके सामने UIDAI का पूरा नाम बताओ। यू ए क्या है? UIDAI इसका पूरा नाम। हिंदी में बात करें तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण होता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण होता है, ठीक है, हिंदी में। तो ये ध्यान रखना, आप सभी को मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है। चलो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं आगे। आगे देखो, बाकी इंग्लिश में याद रखना, यू से याद रखना आप यूनिक। ठीक है। आई से याद रखना है आइडेंटिफिकेशन। और आपके डी से याद रखना है आपको ID से हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। और ए से हो जाएगा अथॉरिटी हो जाएगा, और ऑफ इंडिया ऐसे बता देना आप। ठीक है। हिंदी, बाकी हिंदी में याद कर लियो आप, सबसे अच्छा है हिंदी में। ठीक है। हिंदी में याद रखना आप सभी। क्या रखेंगे? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो आगे, आगे जो क्वेश्चन है वो ये है आपके सामने। ई गवर्नेंस आप क्या समझते हैं? ई गवर्नेंस आप क्या समझते हैं? मोस्ट क्वेश्चन है। ई गवर्नेंस आप क्या समझते हैं? तो इसमें आप बता देना प्रिय विद्यार्थियों, ई गवर्नेंस आप क्या समझते हैं, इसमें लिखेंगे। ई गवर्नेंस ये एक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में शासन में सुधार के लिए सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न स्तरों पर इंटरनेट और मोबाइल कंप्यूटर जैसी सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग इसके अंदर शामिल किया गया है। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि भागीदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही पर यह आधारित सुशासन को बढ़ावा देता है। ठीक है। जैसे सरकार से नागरिक, सरकार से व्यवसाय। ठीक है। G2B, G2C, इस तरीके से। ठीक है, ये लिख देना आप इसके अंदर। चलो, तो ये शासन में सुधार के लिए संबंधित है ई गवर्नेंस। नेक्स्ट है आपके सामने अंत्योदय अन्न योजना के बारे में संक्षेप में लिखिए। अंत्योदय अन्न योजना के बारे में। तो अंत्योदय अन्न योजना आप लिख सकते हैं कि जो गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करते हैं, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे आबादी के सबसे गरीब वर्गों में भूखमरी को कम करने के लिए एक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाने की दिशा में एक एक कदम है ये। ठीक है। आप बता सकते हैं अंत्योदय अन्न योजना। फिर शिमला समझौता कब और किन देशों के शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच, बता देना। ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर क्या है? वस्तु एवं सेवा कर, ये GST कर की बात हो रही है, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है। बाकी के कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको देख लेना प्रिय विद्यार्थियों, फटाफट इनका रिवीजन कर लेना। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, एक बार इनका आप जो है अच्छे से कर लेना। वैसे वस्तु एवं सेवा कर के बारे में ये GST की बात हो रही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की। ठीक है। तो आप बता देना है वस्तु एवं सेवा कर जो है वो एक मूल्य वर्धित कर है जो घरेलू उपभोग के लिए बेची जाने वाली अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। ठीक है, ऐसे लिख देना इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावों में कौन से नवीन शब्द जोड़ेगी? होता है 1976 में 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। और इसके तहत प्रस्तावना, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, ये शब्द जोड़े जाते हैं। ठीक है। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े जाते हैं इसके तहत 42वां संविधान संशोधन है। ये याद रखना आप सभी। ठीक है। ये जोड़े गए सब शब्द। उदारीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उदारीकरण आपने देखा होगा, नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनको अपनाया गया। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, इनको आप अच्छे से कवर कर लेना। बाकी मैं कोशिश करूंगा अगर लाइव आऊँ तो आप सभी के कमेंट आएंगे। तो उदारीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं, एक बार इनको पढ़ ला आप सभी आप अच्छे से। ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2025। उदारीकरण में क्या हुआ? उदारीकरण का तात्पर्य जो जितने भी जो नीति नियम है उनको सरल बनाना है, जो जटिल नियम है, ठीक है, उनको सरल बनाना, कानूनों को सरल करने की एक प्रक्रिया से है उदारीकरण। ठीक है। तो ये बता देना आप सभी। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में बताना है। दक्षेस यानी सार्क, जो सार्क है, सार्क पॉलिटिकल में पढ़ा है हमने सार्क के बारे में। इसका पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल है। ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा था। इसका अफगानिस्तान 2007 में इसका सदस्य बनता है। ठीक है। आधार कार्ड की विशेषताओं का उल्लेख करो। ऑपरेशन शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? प्रीवी पर्स क्या था? देखो, प्रीवी पर्स राजा महाराजों को मिलने वाली एक विशेष धनराशि होती थी। ठीक है। बिल्कुल इजी है। इंदिरा गांधी ने इन्हें समाप्त किया था। फिर प्रिय विद्यार्थियों आगे यदि बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो। अगला क्वेश्चन है पूर्व की ओर देखो नीति से आप क्या समझते हैं? ये लूक ईस्ट एक्ट ईस्ट नीति है। गरीबी रेखा क्या है? परिभाषित कीजिए। दल बदल विरोधी कानून को समझाओ। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप इनको एक बार अच्छे से कवर कर लेना। ये खंड दे शुरू होता है और खंड दे में देखो ये प्रश्न है आपके सामने कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 और 1971 के युद्ध का वर्णन करो। इसरो का परिचय देते हुए इसरो की उपलब्धियों का वर्णन करो। भारत चीन संबंधी संबंधों को वर्तमान प्रेक्षापट में समझाओ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को विस्तार से समझाओ। और ऑपरेशन फ्लड डाइस्टी डेयरी योजना के बारे में विस्तार से लिखिएगा।
1991 की नई आर्थिक नीति के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए इसके तहत कार्यों की विवेचना करो। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इनको एक बार आप जरूर देखे चले जाना। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत। आप सभी के बार बार कमेंट आ रहे थे तो मैंने वीडियो बना दिया आपके लिए। ठीक है, ये सभी प्रश्न जरूर नोट करें, कल पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। ओके।